हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको इंग्लिश का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे सेंट्रल आइडिया हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश के 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया कौन से हैं, यानी कि 3 ऐसे कौन से सेंट्रल आइडिया हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखिए, इस तरह लिखना सेंट्रल आइडिया, और आज ही कर लो 4 नंबर पक्का। यानी कि आप जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरह सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि 12th इंग्लिश में 3 कौन से सेंट्रल आइडिया हैं जो कि इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 3 चैप्टर हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिस सेंट्रल आइडिया को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, माय मदर एट 66, इस टॉपिक पर इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पूरा सेंट्रल आइडिया मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको हिंदी मीनिंग के साथ समझाऊंगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल आइडिया है इसका 99% चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। यानी कि 99% मैं कह सकता हूं कि ये सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहला सेंट्रल आइडिया है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, माय मदर एट 66। ठीक है, उसके बाद में 12th इंग्लिश में दूसरा सेंट्रल आइडिया कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरा हमारा है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है इसका सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट का आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा सेंट्रल आइडिया कौन सा है जो पूछा जा सकता है, तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, 3 ऐसे चैप्टर हैं, अगर आप इन तीनों के सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं। फर्स्ट आपका है कीपिंग क्वाइट, फर्स्ट है आपका माय मदर एट 66। ठीक है, सेकंड है आपका कीपिंग क्वाइट, और थर्ड है आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया आपको पढ़कर जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने बताया माय मदर एट 66, इस पर हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। ठीक है, तो माय मदर एट 66 आपको ऐसे हेडिंग डालना है, फिर लिखना है सेंट्रल आइडिया। अब इसको सबसे पहले आप ये जानिए कि सेंट्रल आइडिया में हम लिखते क्या हैं। देखिए, जो ये आपका चैप्टर है पोएट्री का माय मदर एट 66, इसका सेंट्रल क्या है, यानी कि इसका मेन पॉइंट क्या है, वो आपको यहां पर लिखना होता है कि इस कविता में क्या क्या बताया गया है, कवित्री ने क्या क्या समझाया है, आपको किसके बारे में बताया है, ये आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। जैसे देखिए, यहां पर सेंट्रल आइडिया आपने हेडिंग डाला, तो जो ये चैप्टर है इसमें क्या बताया गया, द पोएम हैज बीन रिटन इन लिरिकल आइडियम्स एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, यानी कि द पोएम हैज बीन रिटन, यह कविता लिखी गई है इन लिरिकल आइडियम्स, यानी कि गीतात्मक मुहावरे के रूप में। ठीक है, एंड ब्रिंग्स आउट कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यानी कि और मानवीय संबंधों की जटिलता। देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जटिलता, आप ह्यूमन रिलेशंस यानी कि मानवीय संबंधों। तो यह कविता एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है तथा मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। देखिए, ब्रिंग्स का मतलब दर्शाना, ब्रिंग्स आउट का मतलब दर्शाना, द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी मतलब जटिलता, आप ह्यूमन रिलेशंस यानी कि मानवीय संबंधों का। तो यह कविता एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है तथा मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। आगे देखिए क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एगेइंग। एगेइंग का मतलब क्या होता है, एगेइंग का मतलब होता है आयु वृद्धि। ठीक है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एगेइंग व्हिच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, यानी कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, ठीक है, उसका केंद्रीय भाव क्या है। देखिए, उसका केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव ऑफ दिस पोएम इज एगेइंग, यानी कि आयु वृद्धि है। ठीक है, तो यानी कि कविता का केंद्रीय भाव आयु वृद्धि है, which जो इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, क्योंकि जो आया है उसकी आयु में लगातार वृद्धि होगी, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो इस कविता का केंद्रीय भाव आयु वृद्धि है, यानी कि एगेइंग है।
एगेइंग का मतलब आयु वृद्धि, ठीक है, जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है ताकि आप जाकर लिख सकें, आपको टाइम नहीं देखना है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे देखिए, द पोएटस, पोएटस का मतलब कवित्री, ठीक है। पोएटस हैड गॉन टू मीट हर मदर, यानी कि जो कवित्री है वो अपने मां से मिलने गई है, ठीक है, यानी कि कवित्री अपनी मां से मिलने गई हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, होल हर मदर, होल पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, ठीक है, यानी कि हर मदर, उसकी मां का होल यानी कि पूरे जो शरीर है पेल, पीला पड़ गया था, फेस चेहरा, ठीक है, मेड हर रियलाइज, वो कवित्री को महसूस कराता है, ठीक है, कवित्री को तब आभास हुआ दैट की हर मदर, उसकी माता जी इज गेटिंग ओल्ड, यानी कि अब वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो कवित्री अपनी मां से मिलने गई हुई थी, जिनका पीला चेहरा देखकर, देखिए हर मदर होल पेल फेस, यानी कि उनका पीला चेहरा देखकर क्या हुआ, मेड हर रियलाइज, उनको आभास हुआ दैट की हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, उसकी मां अब अत्यंत वृद्धि हो गई है, यानी कि बूढ़ी हो गई है, ठीक है। तो यहां पर कवित्री जो है अपनी मां से मिलने जाती हैं, तो क्या होता है, उनकी मां का जो पीला चेहरा देखकर वो उनको आभास होता है कि उनकी मां जो है अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है, ठीक है। आगे देखिए, द पोएटस बिकम्स रियली अपसेट, यानी कि जो कवित्री है वो इस बात से कवित्री बहुत उदास हो जाती है, देखिए, द पोएटस बिकम्स रियली अपसेट, यानी कि कवित्री जो है बहुत उदास हो जाती है। द पोएटस आल्सो मेंशन्ड, यानी कि कवित्री ने यह भी वर्णन किया है द क्लोज रिलेशन व्हिच ये मदर एंड ये डॉटर शेयर, ठीक है, यानी कि जो कवित्री हैं उन्होंने मां और बेटी के करीबी रिश्ते का भी उल्लेख किया है, ठीक है, वो जो है मां और बेटी के करीबी रिश्ते का भी उल्लेख करती हैं इस पोएम में, ठीक है। तो यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। थोड़ा सा और है, देखिए, व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर हु हैज ग्रोन ओल्ड पोएटस गेट्स डीपली सैडेंड, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है यहां पर है व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम हिज मदर, ठीक है, हु हैज ग्रोन ओल्ड, यानी कि कवित्री अपनी मां जो बूढ़ी हो चुकी है से दूर जाते हुए, ठीक है, पोएटस गेट्स डीपली सैडेंड, यानी कि कवित्री अत्यंत दुखी हो जाती है, ठीक है, यानी कि जब कवित्री को अपनी मां से दूर जाना होता है तो वो अत्यंत दुखी हो जाती है, ठीक है। तो वही यहां पर कहा गया था, एक बार मैं पुनः समझा देता हूं थोड़ा सा। द पोएम हैज बीन रिटन इन लिरिकल आइडियम एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि यह कविता एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है तथा मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अगेइंग व्हिच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, यानी कि कविता का केंद्रीय भाव आयु वृद्धि है, जो प्रकृति का शाश्वत नियम है। द पोएटस हैड गॉन टू मीट हर मदर होल पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, यानी कि कवित्री अपनी मां से मिलने गई हुई थी, जिनका पीला चेहरा देखकर उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी मां अत्यंत वृद्ध हो चुकी हैं, ठीक है। द पोएटस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशन व्हिच ये मदर एंड ये डॉटर शेयर, यानी कि जो कवित्री हैं वो बहुत, कवित्री मां और बेटी के करीबी रिश्तों का भी उल्लेख करती हैं कि एक मां और बेटी के बीच करीबी रिश्ते किस प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, जब वह अपने मां से दूर जा रही होती हैं, हु हैज ग्रोन ओल्ड, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, पोएटस गेट्स डीपली सैडेंड, यानी कि जो कवित्री हैं वो अत्यंत दुखी हो जाती हैं। तो कवित्री अपनी मां जो बूढ़ी हो चुकी है जब उससे दूर जाते हैं तो अत्यंत वो दुखी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। कौन कौन से सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ये भी बताया, किस प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है ये भी मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं।